नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 मिनट 18 मंडल के साथ। बाराबंकी में चौकी इंचार्ज ने की सिपाही से वसूली में हिस्सा मांगते इंचार्ज का ऑडियो हुआ वायरल। अंग्रेजी शराब और मिट्टी खनन को लेकर पहुंची थी है मोटी, एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड। काशीपुर में गुंडागर्दी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। दबंगों ने की थी शख्स की बेरहमी से पिटाई। रुद्रपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। आग बुझाने के दौरान पड़ोस के 5 लोग बुरी तरह झुलसे। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया में डीएम ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें। मरीजों को मिलने वाले भोजन में पाई गई लापरवाही। दुर्व्यवस्था को लेकर डीएम ने सीएमएस को लगाई फटकार। आजमगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। ढाबे से खाना खाकर जा रहे युवक को मारी गोली। वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ बदमाश। बिजनौर में पत्नी ने पति को बनाया बंधक। जंजीरों में हाथ पैर जकड़कर पति को घर में किया कैद। पति की चीख पुकार सुन सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी। झांसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निर्माण को लेकर विवाद। दबंगों ने ट्रैक्टर से उखाड़ा निर्माणाधीन चबूतरा। मजदूरों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। कन्नौज में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएमओ ऑफिस में सपा का प्रदर्शन। बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू कराने की मांग। विशेषज्ञ डॉक्टरों के न हो पाने पर भी सपा का कटाक्ष। इटावा में निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीज का आरोप। पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद किडनी हुई गायब। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार। मथुरा में चलती बस में लगी आग। दिल्ली से कोटा की तरफ जा रही थी बस। बिजली के करंट की वजह से बस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में पिता के कातिल बेटी और नाती गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया मामला का पूरा खुलासा। जमीनी विवाद को लेकर की गई थी पिता की हत्या। आगरा में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। आसपास के दुकानदार दुकान छोड़कर भागे। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारी। कानपुर में युवती ने अपने दरोगा पति पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए गए। आजमगढ़ में आग की चपेट में आने से 3 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। झोपड़ी में मासूम की जलकर हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मथुरा में पुलिस ने रिश्वत मांगने वाले को किया गिरफ्तार। प्रसिद्ध भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य को धमकी देकर मांगे थे 1 करोड़ रुपए। सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस। चंदौली में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डर के चला रहे हैं फर्जी क्लिनिक। मरीजों के जीवन के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण। महिला अस्पताल में कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। ललितपुर में कुएं में तैरता मिला युवक का शव। मध्य प्रदेश मुगाबली के दौलतपुर गांव का रहने वाला है मृतक। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर देहात में फैक्ट्रियों के पीछे खड़ी फसल जलकर हुई राख। लगभग 40 बीघे फसल में लगी आग। सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। बांदा में अज्ञात की ट्रेन से कटकर मौत। झांसी प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान कर रही है पुलिस। श्रावस्ती में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में कारतूस और असला बनाने का सामान हुआ बरामद। गोरखपुर में प्रेमी के प्यार में पत्नी ने पति को बेरहमी से मारा। प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। नींद की गोली खिलाने के बाद घोंटा गला। रामपुर में संयुक्त निदेशक ने अस्पताल का किया निरीक्षण। कोविड को लेकर
तैयारियों का लिया जायजा, भविष्य में आने वाले खतरे को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मिर्जापुर में 1 करोड़ का गांजा हुआ बरामद, 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा, ट्रक में लेकर जा रहे 319 किलो गांजा। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 तस्करों समेत 39 किलो गांजा हुआ बरामद। और चलिए बात करते हैं छोटा चुनाव बड़ा दांव की। जी हां, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निकाय को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से भी अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियों को पूरा करने के आदेश दिए हैं। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण तत्परता के से उपलब्ध संसाधनों, जनशक्ति एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए नगर निकाय निर्वाचन 2023 को भयमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नगर निगम सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर एक चुनाव सेल का गठन पूर्व में ही कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव और नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद राजनीतिक दलों ने इसे 2024 का लिटमस टेस्ट मान लिया है। यही कारण है कि सभी दल निकाय चुनाव के बहाने इन दिनों 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि निकाय चुनाव मई के पहले हफ्ते से शुरू होंगे और मध्य में समाप्त होंगे, लेकिन बीते 2017 के निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में जीते निर्दलीय उम्मीदवारों पर सभी दलों की नजर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब बारी है नामांकन की। सवाल इस बात का उठता है कि कौन सी पार्टी इन चुनाव के लिए कितना तैयार है। और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर भी आवेदकों की भीड़ उमड़ने लगी है। सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट मानकर मैदान में उतर रहे हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक दल सभी जगहों पर प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। साथ ही आवेदकों को लेकर काफी मंथन भी किया जा रहा है। जातीय समीकरणों को देखते हुए भी प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी राजनीतिक दलों की नींद उड़ाने वाले हैं। कि पिछले चुनाव पर अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े निर्दलियों ने दिए थे। 2017 में नगर निकाय चुनाव में नगर पंचायत की 538 सीटों में 181 पर निर्दलियों ने झंडे गाड़े थे, जबकि बीजेपी 100 सीट पर सिमट गई थी और समाजवादी पार्टी 63 और बहुजन समाज पार्टी 74 नगर पंचायतों पर जीत दर्ज की थी। यानी कि आंकड़ों पर बात करें तो निर्दलियों का आंकड़ा सबसे ज्यादा था। इसके साथ ही नगर पालिका में करीब 58 निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए थे। फिलहाल इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तैयारी के तौर पर भी इसे बूथ स्तर की मजबूती के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 4.5 करोड़ वोटर इस नगर निकाय में हिस्सा लेते हैं। यानी कि एक बड़ी आबादी इस निकाय से तय कर लेगी कि आखिर 2024 में वो किसको कुर्सी पर बैठाएगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर होने वाले इन चुनावों में इस बार राजनीतिक दलों ने जिस तरह से तैयारियां की हैं, कहीं न कहीं बड़ी लड़ाई दर्ज कराने की कोशिश है और आंकड़े में नंबर 1 आने की जुगत में सभी दल जुटे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव आप जानते हैं कि शहरी निकायों का ये चुनाव है और इस तरह आम जनता का, ये जो शहरी जनता है, ये अपने जो मुख्य मुद्दे हैं, सफाई, जल, वाटर, सीवर और शहर में किस तरह से आम आदमी के लिए जो सुविधाएं सरकार देती है, ये उस पर चुनाव होता है। जिस तरह से जो व्यक्तिगत और लेकिन अब जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां अब इस पे उम्मीदवार उतार रही हैं, तो उस पर जनता देखेगी कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है। ये एक बहुत दिनों से एक वर्ष बाद ये चुनाव हो रहा है। देखिए, हर चुनाव एक परीक्षा है
और कोई भी चुनाव दूसरे चुनाव का पैमाना इसलिए होता है कि लोग उस नज़रिए से देखने लगते हैं, जबकि इस चुनाव के मुद्दे अलग हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उससे उत्तर प्रदेश विकास की रफ्त पे बहुत आगे बढ़ा है और उसका असर इस चुनाव, निकाय चुनाव में होगा। जो 17 के 17 नगर निगम है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः जीतने जा रही है और अधिक प्रचुर बहुमत से जीतेगी। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 2017 के नगर निकाय चुनाव में, नगर निगमों में, उस समय 2017 में केवल 14 नगर निगम हुआ करते थे और 14 में 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, जबकि 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह जाहिर है कि समाजवादी पार्टी नगर निगमों में 0 थी, शून्य बटे सन्नाटा थी। लेकिन अब इस बार कितनी तैयारी में, ये देखने की बात होगी। एक खास बात और, अगर हम बात करें छोटी निकायों की, छोटी निकायों में 181 सीटें निर्दल के हाथों में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 100 सीटें थी निकायों में। जो निकाय अध्यक्ष थे उनमें 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और 63 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, जबकि 78 सीटें बहुजन समाज पार्टी के हाथ आई थी। तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी आगे थी, जबकि समाजवादी पार्टी नंबर 3 और नंबर 4 स्थान पर थी। तो अब सबसे बड़ी नजर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इनकी नजर सबसे ज्यादा अगर है तो उन निर्दल प्रत्याशियों पे है जो पिछली बार निर्दल जीते थे। और ये निर्दल प्रत्याशियों के जरिए नगर निगमों और निकायों में कब्जा बनाने के साथ ही साथ सीधा जो निशाना साधे हुए हैं 2024 के चुनाव में, 2024 का निशाना है उनका यहीं से ताना जा रहा है, ताकि निकाय चुनाव पर कब्जा करें फिर और 2024 पर जीत हासिल करें। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। सभी जिलों में आचार संहिता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 तारीख को चुनाव होंगे, लेकिन आजमगढ़ में आचार संहिता का कोई भी असर नहीं दिख रहा। सभी जगह बैनर पोस्टर लगे हैं, कुछ जगहों पर बस बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। सड़क के डिवाइडर, ऊपर दीवारों पर, पानी की टंकियों पर बैनर पोस्टर ही दिखाई दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश हमको दिया है कि जो भी व्यक्ति जो है कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो मुख्यालय पर ही रहेंगे, कोई आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी भवन तथा यूपी के फतेहपुर जिले में आए प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने लोगों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया, निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह से पहले भी तैयार थे और दिसंबर में भी हम लोग तैयार थे। आज भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हम पूरी तरह से कार्यकर्ता की परिश्रम की पराकाष्ठा के दम पर कह सकते हैं कि जिस तरह 2014 में और 2019 और 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, निकाय चुनाव में भी जनता हमें पूरा भरोसा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भदोही से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री और ओराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर को फोन पर गाली दी गई है। जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से अपमानित करने और जान से मारने की भी धमकी दी गई है। विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के ही गांव के रहने वाले शख्स पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट और गाली गलौज करने की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। आज थाना औराई पर माननीय विधायक औराई श्री दीनानाथ भास्कर द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि एक दिलीप नामक व्यक्ति द्वारा उन्हें फोन करके गाली गलौज किया गया है। इस तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश स्तर में सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे दवाइयां, वार्ड, संक्रमित व्यक्तियों को इलाज में सुविधा और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। और इस दौरान प्रयागराज के अस्पताल में कोविड वार्ड में समुचित व्यवस्था, उपकरण और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। मरीज को लाने और वार्ड में भर्ती की प्रक्रिया के अलावा मरीज के सैनिटाइजेशन और एम्बुलेंस कर्मियों की सुरक्षा कैसे हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने
मीडिया को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरगाहों, खानकाहों और मदरसों में मन की बात करने का जो प्रोग्राम बनाया है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और इससे हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान जो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं वो दूर होंगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने खानकाहों, मदरसों, दरगाहों में मन की बात की जो योजना बनाई है, सुनाने का प्रोग्राम बनाया है, ये मैं समझता हूँ तारीख़ में, इतिहास में पहला कदम होगा कि जो किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा प्रोग्राम बनाया, ऐसा मंसूबा प्लान किया है। तमाम लोगों का हक पहुँचता है वज़ीर आज़म पर कि वो वज़ीर आज़म की बात सुने और वज़ीर आज़म की भी हक पहुँचता है तमाम आवाम पर कि वो अपनी बात को सुनाएं। ये मुस्लिम बादशाहों के दौर की याद को ताज़ा करता है। उस दौर में भी बादशाहाने वक्त सूफिया की दरगाहों पर, सूफिया की चौखट पर जाया करते थे और अपनी देश की यकता, अखंडता, तरक्की और कामयाबी के लिए दुआएं मांगा करते थे। विदेशी मुद्रा रखने के मामले में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणब सिंह के पत्र का संज्ञान लेते हुए विदेशी मुद्रा रखने के मामले में खानपुर विधायक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय विधायक उमेश कुमार के यहां हुई छापेमारी में कई संपत्तियों के कागजात और विदेशी मुद्रा बरामद हुई थी, लेकिन कई शासकीय अधिकारियों के सपोर्ट के चलते कार्रवाई को दबा दिया गया और अब इस मामले में दोबारा से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड वासियों, आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये आपराधिक विधायक उमेश, जिसके ऊपर 29 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसे जघन्य मुकदमे में आरोपित है, दुर्भाग्य रहा कि देवभूमि की विधानसभा में पहुंच गया। खैर, दीगर बात है। 2018 में इसके विरुद्ध मुकदमे दायर हुए, ये जेल भी गया, लेकिन तत्समय जो फेमा में मुकदमे रजिस्टर हुए थे, वो जांच वगैरह कैसे मैनेज की गई, ये भी एक प्रश्न सूचक है। हमने जब देखा कि 4-5 वर्ष बाद भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी शिकायत भेजी और उस शिकायत पर अमल हुआ और उसके खिलाफ आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, और उसमें जो अलग अलग विभाग हैं, कमिश्नर सीबीआईसी, कमिश्नर सीबीडीटी और डायरेक्टर ईडी को निर्देश है इसमें यथानुसार कार्रवाई की जाए और हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड को निर्देश दिया गया है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देहरादून में आज नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नथुली महिला सशक्तिकरण क्रांति साइकिल रैली का आयोजन करेंगी, जो 14 से लेकर 17 अप्रैल तक भारत की प्रथम और सबसे लंबी मिलेट क्रांति साइकिल रैली रहेगी और इस रैली का शुभारंभ मुख्यमंत्री आवास से होगा और ये रैली कई जिलों से होकर गुजरेगी। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो मोटे अनाज विलुप्त हो रहे हैं, लोग इन विलुप्त होते मोटे अनाज के बारे में जागरूक बने और किसान की आय में भी वृद्धि हो पाए। अप्रैल 2023 को बैसाखी के दिन मुख्यमंत्री आवास से नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा एक मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रथम दिवस देहरादून से चलते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, द्वितीय दिवस श्रीनगर से शुरू होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेगी और तृतीय दिवस कर्णप्रयाग से शुरू होते हुए ग्राम मुंदोली पहुंचेगी। चतुर्थ दिवस मुंदोली को सुबह वहां पे समापन कार्यक्रम होगा और उसके बाद देहरादून। गर्मी आते ही हल्द्वानी में पीने के पानी की समस्या विकराल रूप ले लेती है। पानी की किल्लत को लेकर लगातार जल संस्थान में प्रदर्शन भी होते रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण पानी की लीकेज होना है और लिहाजा इस बार गर्मी के सीजन में पहले से ही कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी और लाल कुआं क्षेत्र के जल संस्थान अधिकारियों को अपने क्षेत्र में लीकेज पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोजाना अपने स्तर पर टीम बनाकर मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा है। पानी है, लीकेज से लूज होता है। आज भी गौलापार से एक समस्या आई थी, लाल कुआं में भी एक समस्या है जहाँ पे पानी हमारा लीकेज होता है, जिससे एक तो पानी का लॉस तो हो ही रहा है, पब्लिक को नहीं मिल रहा है, दूसरा हमारी सड़कें टूट रही हैं। इसमें जल संस्थान से कहा गया है कि ये एक मॉनिटरिंग अपने लेवल पे खुद भी करें, इस बात का वेट ना करें कि कब शिकायत आएगी और कब शिकायत आई थी, कब हमने ठीक किया।
डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, डिपार्टमेंट का रिसोर्स है, तो डिपार्टमेंट की भी ड्यूटीज़ हैं कि उसको देख लें। और इसमें बड़ा अच्छा फॉर्मेट मैंने बनवाया है सभी इंजीनियर्स से, वो खुद ही सुबह उनके लाइन में उनको रिपोर्ट करते हैं कहाँ कहाँ पे लीकेजेस हैं, उस दिन में कितनी लीकेज हैं और उस दिन कितनी ठीक की गई। उसके बाद भी अगर कोई लापरवाही इसमें दिखती है तो संबंधितों के विरुद्ध एक्शन भी लिया जाए। उत्तरकाशी चार धाम यात्रा पर सरकार के सीमित यात्रियों को भेजने पर होटल एसोसिएशन ने मानव श्रृंखला बनाकर शासन प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया, प्रदर्शन किया। चार धाम यात्रा में सीमित संख्या में यात्रियों को भेजने के नियम का विरोध करते हुए होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटुड़ा ने सीमित संख्या में व ऑनलाइन पंजीकरण के सरकार के नियम का कड़ा विरोध किया। उत्तरकाशी में मां गंगा के तट पर जोशियाड़ा में भी 300 रुद्राक्ष के पौधों के साथ रुद्राक्ष वाटिका लहलाने लगी है और इस काम को गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक के नेतृत्व में उत्तरकाशी में मां गंगा के तट पर विभिन्न स्थानों पर साल 2022 में 8000 रुद्राक्ष की पौध का सफल रोपण किया गया था। गंगा स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े गंगा विचार मंच के प्रयासों से गंगा तट पर जल विद्युत निगम के सहयोग से रुद्राक्ष वाटिकाओं का निर्माण किया गया। वाटिकाओं में रुद्राक्ष के 400 पौधों का सफल रोपण हुआ था, जो आज सफलता के साथ लहलहा रहे हैं। आज हम लोग मांगली सेरा में आए हैं। ये डुंडा रेंज के अंतर्गत है और ये हमारा गांव मांगली सेरा है और यहाँ पे एक पर्यावरण वाटिका हमारी बहुत सुंदर, और इसमें हमने आज सभी जो हमारे भाई बंद हैं, हमने 50 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं और उत्तरकाशी जिले में हमने अभी तक वाटिकाएं बना के 8000 रुद्राक्ष के पेड़ों का रोपण किया है और बहुत सुंदर वाटिकाएं बनाई है। तो आज हम मांगली शहर में ये 50 रुद्राक्ष के पेड़ लगा के आए हैं और इस जो ये वाटिका हमारे गांव से लगी हुई, इसमें देवदार के करीबन 200 पेड़ हैं जिनकी उम्र करीबन 5-6 साल है और करीबन ऐसे करीबन 3-4 हज़ार यहाँ बांस के पेड़ हो गए जो हम गाँव के लोग जिनका लालन पालन करते हैं। तो बहुत सुंदर है जो रुद्राक्ष होगा। रामनगर के आसपास के क्षेत्र में स्थित निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अब अभिभावक भड़कने लगे हैं। दरअसल बच्चों के परिजनों का आरोप है कि निजी स्कूल संचालक एनसीईआरटी की किताब नहीं दे रहे हैं और प्राइवेट किताब लगाई जा रही हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। तो वहीं स्कूल संचालक सरकार के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ कई अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए निजी स्कूल संचालकों पर गुंडागर्दी करने के साथ कई गंभीर और भी आरोप लगाए। रुख करते हैं अगली खबर का, जहां स्वास्थ्य सचिव और आर राजेश कुमार ने आज देहरादून मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जहां पर उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर से कराई जा रही मॉक ड्रिल का आज दूसरे दिन सचिव स्वास्थ्य ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोरोना के बढ़ते प्रकोप से राज्य की आवाम को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों से अस्पतालों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे प्रदेश में जितने भी अधिष्ठान हैं जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, पीएसए प्लांट्स हैं, सभी में इन सभी अधिष्ठानों पे मॉक ड्रिल हुआ था पिछली बार और 873 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स थे जिसमें हुआ था और 100% हम लोगों ने डेटा एंट्री की थी। इस वजह से हम लोग देश में टॉप 5 टॉप 6 में हम लोग थे और उसी के तर्ज पे इस बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्देशित किया है कि मॉक ड्रिल दोबारा कराया जाए। तो ये 2 दिन का मॉक ड्रिल का प्रोग्राम। उधर रामनगर के काला ढूंगी में राजमार्ग पर हाथियों का झुंड आदमका। हाथियों के झुंड को देखते हुए दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने दोनों तरफ वाहनों को रोका और साथ ही लोगों से अपील भी की कि वो अपने वाहनों से ना उतरें। लोग कई बार जान की परवाह ना किए बिना वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं और वन विभाग की टीम ने हाथियों के झुंड के रोड क्रॉस होने के बाद दोबारा से दोनों ओर लगी लंबी लाइनों को सुचारू करवाया। इस कार्य से हल्द्वानी जा रहे थे कल शाम को, तो हमने देखा कि लोग हजारों रुपए खर्च करने के बाद जिम कॉर्बेट में घूमते हैं, लेकिन उनको ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन हमको ठीक चक्रवाक के जो जंगल है, कालाडूंगी में जो जंगल है, वहां पर हम क्रॉस हो रहे थे तो सामने से झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी। तो वहां पर एक फॉरेस्ट वाले थे, उन्होंने कहा रुक जाओ। दोनों ओर से गाड़ियां रोकी गई तो
जब हाथी अपने करोड़ों में चलता है तो पूरा झुंड होता है, तो उन्होंने कहा झुंड पूरा दल आ रहा, आप लोग सब किनारे हो जाइए। हम लोग रुक गए तो क्रॉस हुए हैं, कम तो 10-15 हाथी थे साथ में। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।